Hello students, today is the fourth lecture for electrochemistry और अब तक के 3 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें पढ़ ली हैं। और कल हमने सीखा था कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है सेल की वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं उसको दोबारा बताता हूँ। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मतलब आपको बताया था ई नोट जो था सेल का वो किसके इक्वल बताया था आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये दो बातें आपको बताई थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये चीज़ें आपने समझनी, क्लियर है। तो और ये भी एक बात बताई थी आपको कि अगर ई नोट जो है सेल की, जो ई नोट आपने निकाली है, अगर ये पॉजिटिव आती है, क्या आती है पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब फिजिबल है रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन हो सकती है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन जो है सेल है, रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसमें जो एनोड है उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, जो कैथोड है वो एनोड। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने कल आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल की वो कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके और आपको समझाया था कि अगर ई नोट जो है सेल की वो पॉजिटिव आती है, ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, फिजिबल है। और अगर ईएमएफ नेगेटिव आएगी तो मतलब वो सेल जो है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सी रिएक्शन, जो अभी जिसमें ई नोट जो है नेगेटिव आया है वो पॉसिबल नहीं है। अब उसमें नेगेटिव आया है तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, मतलब एनोड और कैथोड में कुछ गड़बड़ हुई है। जो एनोड है उसको कैथोड बनाना पड़ेगा और जो कैथोड है उसको एनोड बनाना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी, फिजिबल होगी। ये नोट जो था, नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो ये नोट लगाया गया ना, ये नोट ऐसे ऊपर लगाया गया है यहाँ पे, ये नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार रहेगा और कंसनट्रेशन जो है वो 1 मोलर रहेगी, क्लियर। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो उस टाइम पर सेल की ईएमएफ कैसे निकाली जाएगी उसकी हमने आज बात करनी है, ठीक है। अगर सिचुएशन कैसी है, स्टैंडर्ड नहीं है, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, नो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो उस टाइम पर हम जो ईएमएफ है सेल की वो निकालते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज़ करके। किसका यूज़ करके निकालेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज़ करके। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है इसकी भी बात करेंगे और डिराइव कैसे होती है आज हम इसको भी सीखेंगे। ओके, डेरिवेशन समझेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन का, क्लियर है। ओके ध्यान दो, अभी यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया, ट्रायंगल बनाई गई है, डेल्टा जी के ई नोट ऑफ सेल। आप इसको अभी के लिए छोड़िए, बस इसको ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम है मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। पहले आप नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए डेरिवेशन देखें, ध्यान से समझें, बाद में आपको ये डायग्राम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लास्ट में भी दिखाऊंगा डायग्राम, आप अपने आप से समझ जाएंगे कैसे क्या हुआ है। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है। द नर्नेस्ट इक्वेशन enables the determination of cell potential under known standard conditions। मतलब अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो सेल की ईएमएफ, सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे निकालना है, वो नर्नेस्ट इक्वेशन हमें बताती है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन हमें जो कैपेबल बनाएगी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल की ईएमएफ निकालने के लिए। इट रिलेट्स द मेजर्ड सेल पोटेंशियल, जो सेल पोटेंशियल है उसको रिलेट करेगी इसके साथ, रिएक्शन कोशेंट के साथ। एक वर्ड लिखा गया है रिएक्शन कोशेंट, देखो क्या वर्ड लिखा गया है, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या है, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे कि ए से कोई प्रोडक्ट बना मेरे पास बी, ठीक है। और क्या लिखा मैंने, ए से कोई प्रोडक्ट बना है बी, तो अगर मैं रेशो लेता हूँ बी जो प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय जो ए बना है उसकी कंसंट्रेशन का, तो इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। क्या है ये, रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है उसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है। ओके, जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हैं बी और ए के साथ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, कंसंट्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन को। और ये आप जो है सेकंड यूनिट में पढ़ चुके होंगे कि कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो रिएक्शन कोशेंट समझ में आ गया आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
It relates the measured cell potential to the reaction quotient and allows the accurate determination of equilibrium constant. साथ ही साथ वहाँ से हम equilibrium constants भी निकाल सकते हैं, solubility constant भी निकाल सकते हैं, मतलब ये further application आ जाती है नर्नेस्ट इक्वेशन में। ओके, अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं, डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि नर्नेस्ट इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गिव्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। पहले हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ होती है सेल की वो निकालते हैं। वो कैसे फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये फॉर्मूला बताया था आपको कि जो ई नोट है सेल की, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में ईएमएफ जो है सेल की वो कैसे निकलेगी, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे जो रिडक्शन लिखा है और ऑक्सीडेशन लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिडक्शन कैथोड को और ऑक्सीडेशन एनोड को। बाकी क्या लिखा गया है, ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हैं दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो पहला रिडक्शन है ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद में जो ऑक्सीडेशन लिखा है वो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से मेरे शब्दों की तरफ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन के साथ। आई रिपीट, standard EMF of cell, that is E naught of cell, is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode। दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल है। जो पहले रिडक्शन लिखा गया है ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बाद में ऑक्सीडेशन लिखा गया है वो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ओके, तो ये तो थी स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ निकालने के लिए। और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है ये हम +1 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से हमें एक रिलेशन का पता है क्या, कि जो डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, -NFE के इक्वल होता है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी नोट लगा देंगे, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डेल्टा जी नोट लगा देते हैं इज इक्वल टू -NF और E नोट लगा देते हैं। क्लियर? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम नोट लगा देंगे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम नोट नहीं लगाते, दोनों कंडीशन में चलेगा। लिखा भी हुआ है डेल्टा जी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई अंडर जनरल कंडीशंस स्टैंडर्ड और नोट। कोई भी कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम फॉर्मूला रहता है, बस अगर स्टैंडर्ड है तो नोट लगा देंगे, नॉन स्टैंडर्ड है तो नोट नहीं लगाएंगे। क्लियर? फॉर्मूले में लिखा गया है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। थर्मोडायनेमिक्स +1 क्लास में हम अच्छे से, पूरी यूनिट है, बड़ी लंबी चौड़ी यूनिट है, उसमें हम अच्छे से पढ़ चुके होते हैं डेल्टा जी क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे N जो है वो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बैलेंसिंग के बाद जो ओवरऑल नेट रिडॉक्स रिएक्शन आ रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, रिडक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो N जो है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। F जो है वो फेराडे कांस्टेंट है और जो इसकी वैल्यू है हम कितनी लिखते हैं 96500 कूलम पर मोल। एंड E जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम EMF की बात कर रहे हैं सेल की, ये वो है। ओके, तो ये दोनों रिलेशन है। ये जो फर्स्ट रिलेशन है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही मैंने कल ही बताया है और जो सेकंड रिलेशन है +1 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE के बराबर है। तो अगर इसी चीज़ को हमने क्या करना है, देखो ध्यान से देखेंगे एक बार, देखो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी कैसे लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट लिख सकते हैं, पीछे बता के आया हूँ आपको। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन E नोट इज़ पॉजिटिव, ये भी कल आपको बताया, अगर E नोट पॉजिटिव है मतलब स्टैंडर्ड EMF सेल की अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, पॉसिबल है। और अगर E नोट नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस कैन बी रिलेटेड टू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक और इक्वेशन हम पढ़ के आते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q, जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट रिस्पेक्टिवली। हम इनको रिलेट कर सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन क्या है कि जो डेल्टा जी है वो इक्वल होगा डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q के।
अब यहाँ पे जो Q है ये क्या है, ये Q है रिएक्शन कोशेंट, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया नर्नेस्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते टाइम कि Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। और उसको हम कैसे निकालते हैं, मान लो एक रिएक्शन है A से B बन रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है B की मतलब प्रोडक्ट की डिवाइड बाय जो कंसंट्रेशन है A की, वो क्या देगी आपको, रिएक्शन कोशेंट देगी। क्या देगी वो आपको, रिएक्शन कोशेंट देगी। क्लियर, ओके। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अब Q यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट है, डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और डेल्टा G नोट क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T जो है यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, और हम पीछे पढ़ चुके हैं डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE और डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NFE नोट। ये दोनों वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नोट प्लस RT ln Q। दोनों साइड आप क्या करेंगे, माइनस NF से डिवाइड कर दो। जैसे माइनस NF से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाती है इक्वेशन, हमारी इक्वेशन हो जाती है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT डिवाइड बाई NF ln Q। ये कब आया, जब आपने इक्वेशन नंबर 5 को माइनस NF से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। यहाँ से माइनस NF जाएगा, यहाँ से माइनस NF जाएगा, इधर माइनस NF डिवाइड में आएगा तो ये माइनस RT बाई NF इंटू ln Q बन जाता है। क्लियर है, ओके, ठीक है जी। तो एक बार ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। अब ये बन चुका है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT डिवाइड बाई NF ln Q। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ln है दिस इज़ नेचुरल लोगरिथम। ln क्या होता है, नेचुरल लोगरिथम। और अगर मैं इसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ln जो नेचुरल लोगरिथम टू द बेस E होता है उसको कन्वर्ट कर दिया है log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरी इक्वेशन बन जाती है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF और लोगरिथम टू द बेस 10 और Q मतलब रिएक्शन कोशेंट। ओके, अगर टेम्परेचर अब हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया एट रूम टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, या बोला गया 298 केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर क्या कर दिया गया है, स्टैंडर्ड दे दिया गया है, रूम टेम्परेचर दिया गया है। देखो 2.303 ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको बताई मैंने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर मैंने फिक्स करके बोल दिया रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन। F जो है फेराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पहले ही बताई है 96500 कूलम पर मोल। और N हमें रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन से पता चलेगा। तो अगर हम T को पुट कर देते हैं 298 केल्विन, R को पुट कर देते हैं और F को पुट कर देते हैं, तो जो हमारी जो टर्म है 2.303 RT बाई F, ये सोल्व होकर के आती है 0.0591 और 592 भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.059 आएगा। ओके, 0.0591 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, मतलब पूरा क्रैम करने की जरूरत नहीं, हमने ध्यान रखना है 0.059 आ रहा है। ओके, इतने वोल्ट बन जाता है ये। क्लियर, तो इसको जाकर के आपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट करना है और फाइनली जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 वोल्ट। यहाँ पे V जो है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इक्वेशन में ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय N जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, लोगरिथम टू द बेस 10 और Q रिएक्शन कोशेंट है। ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये नर्नेस्ट इक्वेशन है एट रूम टेम्परेचर। कब है ये, नर्नेस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर। तो दो इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, एक इक्वेशन नंबर 7 और एक इक्वेशन नंबर 8। 7 वाली जो है ये भी नर्नेस्ट इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। टेम्परेचर भी आपका जो है अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 298 केल्विन से अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को 298 केल्विन बोल दिया है तो उस टाइम पर सोल्व होने के बाद जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन आती है वो आती है नॉन स्टैंडर्ड EMF, दैट इज E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल मतलब E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय N इंटू में लोगरिथम टू द बेस 10 और Q मतलब रिएक्शन कोशेंट। So this equation indicates that the electrical potential of a cell depends upon the reaction quotient पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली पता चल रहा है हमें। As the redox reaction proceeds, reactants are consumed। जैसे ही redox reaction हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो
क्या होता है वहाँ पे, ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, फॉर्म होंगे। रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं वहाँ पर। क्लियर। तो एज द redox reaction proceeds, reactants are consumed and thus concentration of reactant कंज्यूम हो रहा है, मतलब वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एंड कन्वर्सली प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं वहाँ पे, बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एज दिस हैपन्स सेल पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज, जैसे ये होगा तो सेल पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो क्यू क्या बताया था मैंने, रिएक्शन कोशेंट आपको बताया था, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बी लिखा था, ए से बी बोल दो, या अगर मैंने रिएक्शन बोला है आर से पी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। अब मैंने क्या कहा, देखो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो कंसंट्रेशन पी की बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और रिएक्टेंट घटता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये ओवरऑल जो क्यू है वो बढ़ेगा, ओवरऑल क्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है क्यू वाले में आगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ओवरऑल ई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ करती रहेगी, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता। जैसे इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो उस पर क्या हुआ, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाता है, आपका ज़ीरो हो जाता है। उस टाइम पर आपका एनर्जी में चेंज क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q जो है वो K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। Q को हम किसके इक्वल लिख देते हैं, K इक्विलिब्रियम के इक्वल, क्योंकि उस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाता है, वो फिक्स हो जाती है। क्लियर। तो Q जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है, और डेल्टा जी है वो जीरो हो जाता है। और डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो EMF भी क्या हो जाती है सेल की, जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, देखो अगर हम बोलें एट इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हो गया, डेल्टा जी और डेल्टा ई ये दोनों क्या हो गए हैं, ज़ीरो। ध्यान रहे नॉन स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कौन से हैं ये, नॉन स्टैंडर्ड डेल्टा जी और नॉन स्टैंडर्ड EMF जो है सेल की वो ज़ीरो हो गई है। और जो रिएक्शन कोशेंट है क्यू है वो किसके बराबर हो गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया है। क्लियर है, ये दोनों बातें ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें कि नॉन स्टैंडर्ड EMF और नॉन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है। नॉन स्टैंडर्ड वाले नहीं जीरो हो रहे, नॉन स्टैंडर्ड वाले जीरो हो रहे हैं, इसको ध्यान करेंगे। देखो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्ड्स का खेल है, इट इज़ अ गेम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है। शब्द अगर आपने अच्छे से नहीं समझे या फिर अलग मतलब समझ लिया है तो वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपके साथ फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खेलेगी। ओके, तो ध्यान से अपने वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है जी। उसके बाद तो ये हमने डेरिवेशन कर लिया है किसका, फ्री एनर्जी नर्नेस्ट इक्वेशन का। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन कोशेंट है वो किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू के, और EMF जो होती है सेल की वो ज़ीरो होते हैं। तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो हम पीछे पढ़ के आए थे, जस्ट अ मिनट, जो हम नर्नेस्ट इक्वेशन पीछे पढ़ के आए हैं, देखो कि E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log Q, ठीक है, या फिर E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln Q, ये पढ़ के गए हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, ये EMF जो है सेल की, ये वाली EMF जो है सेल की, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, और जो ये Q है ये किस में चेंज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम 0 इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF, और ln ऑफ क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये सारी कहानी हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो तो जब आपने इक्विलिब्रियम की बात की है तो Q किसके इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू के बराबर हो गया, और EMF जो है वो नॉन स्टैंडर्ड EMF सेल की ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ पे हमने पुट करा, तो 0 इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइड बाई NF ln ऑफ के इक्विलिब्रियम आ गया है। और वही अगर हम टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, मतलब 298 केल्विन ले लेते हैं, तो वो सारा सॉल्व करके लोगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059
डिवाइड बाय n लोगरिथम टू द बेस 10 के ई क्या हुआ जाएगा। और इसको अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं तो रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, लोगरिथम के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू है एन एफ ई नॉट डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो आप अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, ध्यान से पढ़ें भाई इस चीज़ को। ओके, अब देखो जो इक्वेशन हमने 11 इक्वेशन है ये इंडिकेट करती है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ई क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ के, स्टैंडर्ड ईएमएफ के ई क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, तो स्पेशली कुछ केसेस यहाँ पे अराइज हो जाते हैं अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ई नोट की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ई नोट की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अब कुछ बातें उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो मैंने बताया आपको रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि इक्विलिब्रियम आ गया है, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बराबर। और उस टाइम पर जो ये रिएक्शन कोशेंट है उसको हम के ई क्यू से लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम पे के ई क्यू किसके इक्वल आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। क्लियर, तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम है तो 1 आएगा। तो के ई क्यू किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, कब, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है जी, तो अगर आपका k ग्रेटर देन 1 है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये 1 के बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर के ई क्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। 1 से ज़्यादा कब आएगी, जब ये ऊपर वाला ज़्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा। मतलब अगर के ई क्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो मतलब रिएक्शन किसको फेवर कर रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। और अगर ये के ई क्यू लेस देन 1 आ रहा है, कम आ रहा है 1 से, मतलब ये न्यूमरेटर कम आ रहा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पर ज़्यादा कौन है, रिएक्टेंट है। तो मतलब रिएक्टेंट बन रहा है उस टाइम पर, तो इट फेवर्स द रिएक्टेंट फॉर्मेशन। तो जब आपका के ई क्यू जो है 1 से छोटा आएगा तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएगी, और के ई क्यू जब आपका 1 से बड़ा आएगा तो आपकी रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, आप पढ़ते हैं नीचे कुछ केस दिए गए, स्पेशली व्हेन के इज़ ग्रेटर देन 1, जब के इक्विलिब्रियम जो है 1 से ज़्यादा होगा तो उस टाइम पर स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है सेल की वो भी पॉजिटिव होगी। स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और के अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ई नोट भी क्या है, लेस देन 1 है। अगर ई नोट लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्टेंट फेवर्स द रिएक्टेंट फॉर्मेशन। ओके, जो ये रिजल्ट है ये ली चैटले प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है। ली चैटले प्रिंसिपल हम इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में +1 क्लास में पढ़ करके आते हैं। ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी कोई इक्विलिब्रियम है, किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, तो अगर उसमें कोई भी चेंज आप करोगे, इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज अगर आप कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में वो चेंज जो है मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो दिस रिजल्ट फिट्स ली चैटले प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट, ली चैटले प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एक्सपीरियंसेस ए चेंज द सिस्टम विल मिनिमाइज दैट चेंज बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो आपका इक्विलिब्रियम है उसमें अगर आपने कोई भी चेंज किया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है जी, ओके। तो इस पे डिपेंड करते हुए जितना कुछ हमने आज पढ़ा है उस पे डिपेंड करते हुए जो ट्रायंगल स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि इसको बाद में भी समझाऊंगा, वही ट्रायंगल यहाँ नीचे शो की गई है। इस ट्रायंगल में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ई नोट ऑफ सेल, और जो ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ होगी सेल की, डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इनके बीच में रिलेशन दिखाया गया है। ई नोट ऑफ सेल और के कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू है आर टी डिवाइड बाई एन एफ इंटू एल एन के, ये इक्वेशन नंबर 9 से निकल के आ रहा है। देखो ई नोट देखो 0 इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम है। तो अगर आप ये माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई नोट और जो के है वो कैसे इंटर रिलेट हो रहे हैं, ई नोट ऑफ सेल, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई एन एफ और एल एन ऑफ के, इक्विलिब्रियम लिख दो या के अकेला भी लिख सकते हो, तो ऐसे इंटर रिलेट हो गया ये। क्लियर,
दूसरा ई नोट और डेल्टा जी नोट कैसे रिलेट है आप एक दूसरे से, ये आपको पहले ही बताया है मैंने कि जो डेल्टा जी नोट है ये कैसे इंटर रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल से इंटर रिलेटेड है। और डेल्टा जी और के कैसे इंटर रिलेटेड है आपस में, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की, ठीक है। डेल्टा जी नॉट किसी इक्वल है यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू है माइनस आर टी एल एन ऑफ के, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें आपने समझनी है, इंटर रिलेट करना है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल दिस शोन हेयर। देखो क्या दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे 3-4 कॉलम बनाए गए हैं, डेल्टा जी नोट, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट ऑफ सेल, और साथ में एक लास्ट कॉलम है रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। अब देखो अगर आपका डेल्टा जी नोट ज़ीरो है, क्या है डेल्टा जी नोट ज़ीरो, डेल्टा जी नोट ज़ीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा, जब क्या होगा इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी नोट अगर जीरो है तो ई नोट भी ज़ीरो होगा, और के क्या होता है उस टाइम पर 1 होता है। तो वो कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है वो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये आपको बताया हुआ है। ओके, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नोट ज़ीरो होता है, ई नोट ऑफ सेल ज़ीरो होता है, और के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन टेबल फॉर्म में दिखा दी है आपको। उसके बाद अगर डेल्टा जी नोट लेस देन ज़ीरो है, मैंने कहा डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, मतलब प्रोडक्ट बनेगा। और ई नोट ऑफ सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है अगर डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, ई नोट पॉजिटिव है, तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस। और उस टाइम पर के क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब के जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है और ई नोट अगर नेगेटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस टाइम पर के क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। रिएक्शन फेवर्स था रिएक्टेंट फॉर्मेशन को फेवर करेगी, और रिएक्टेंट बन रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और लास्ट की जो टेबल आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ये सारा कुछ जो था नर्नेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। आपने नर्नेस्ट इक्वेशन का रिजल्ट ध्यान रखना है कि नर्नेस्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंडीशन है, और इन जो रिजल्ट्स हैं फॉर्मूले हैं इनको आपने याद कर लेना है समझ करके अच्छी प्रकार से, और न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट है फिर भी आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।